बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत हमारे अतीत विषय का दूसरा अध्याय राजा और उनके राज्य। हम आपको बताएंगे इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर, लेकिन उससे पहले आइए देख लेते हैं एक झलक इस पाठ की, ताकि आपको पाठ में बताए गए प्रश्नों के उत्तर अच्छे से समझ आ जाएं। तो बच्चों, आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये है आपका हमारे अतीत का दूसरा चैप्टर, नए राजा और उनके राज्य। आप इस पाठ को चाहे तो अपनी पाठ्य पुस्तक से पढ़ें और चाहे यहाँ पर जो हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन इस पाठ को एक बार अवश्य पढ़ लें, ताकि आपको जो यहाँ पर हम प्रश्न के उत्तर जो यहाँ पर बताने वाले हैं वो सब आपको अच्छे से समझ आ जाएं। तो आप ध्यान दें, ये है आपका पूरा पाठ। आप इसे वीडियो के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं। वीडियो को रोक रोक कर आप पढ़ें पाठ को और अच्छे से समझ जाएं। इसके बाद हम आपको बताएंगे इस पाठ में जो प्रश्न पूछे गए हैं, चाहे पाठ के बीच में या पाठ के अंत में, हम आपको उन सारे प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर बताने वाले हैं। तो आप लगातार इसी प्रकार देखते रहें वीडियो और जुड़े रहें हमारे साथ। देख रहे हैं ना आप यहाँ पर, ये है आपका पूरा पाठ। हम आपको दिखा रहे हैं इस पाठ की एकमात्र झलक, क्योंकि यदि हम इस पाठ को भी पूरा पढ़ते हैं तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी और आपका समय काफ़ी ख़राब हो जाएगा। इसलिए आप सीधे सीधे पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर देखें, जो कि हम आपको बताने वाले हैं, और पाठ को अपनी पाठ्य पुस्तक से स्वयं पढ़ें, या आप चाहे तो यहाँ से भी इस पाठ को पढ़ सकते हैं। तो बच्चों, ये है आपका पूरा पाठ, और इस पाठ में जो प्रश्न पूछे गए हैं यहाँ पर आप देख रहे हैं, इन प्रश्नों के उत्तर हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर पाठ के अंतर्गत पूछे गए प्रश्न और उनके उत्तर। पाठ के अंतर्गत पूछे गए प्रश्न का मतलब आप समझते हैं ना। जो प्रश्न आपके पाठ के बीच बीच में पूछे होते हैं उन्हें कहते हैं पाठ के अंतर्गत पूछे गए प्रश्न। यानी कि जब आप अपना पाठ पढ़ते हैं तो पाठ के बीच बीच में कहीं कहीं पर कोई प्रश्न पूछे होते हैं, तो उनके उत्तर आप किस प्रकार से लिखेंगे, यहाँ पर हम आपको यही सब बताने वाले हैं। सबसे पहले आप देखें, पहला प्रश्न आपके लिए, क्या आपके विचार से उस दौर में एक शासक बनने के लिए क्षत्रिय के रूप में पैदा होना महत्वपूर्ण था? और ये प्रश्न बच्चों आप देख सकते हैं आपकी पाठ्य पुस्तक के पेज नंबर 17 पर। आप अपनी किताब के पेज नंबर 17 पर देखें, ठीक आपको इसी प्रकार का एक प्रश्न देखने को मिलेगा। तो क्या लिखेंगे आप इसका उत्तर में आप लिख सकते हैं बच्चों, हमारे विचार से उस दौर में एक शासक बनने के लिए क्षत्रिय के रूप में पैदा होना महत्वपूर्ण नहीं था। भारत के कई गैर क्षत्रिय शासक हुए, जिनमें कदम्ब, मयूर शर्मण और गुर्जर, प्रतिहार, हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे, जिन्होंने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर शस्त्र को अपना लिया। इसके अतिरिक्त कई और भी शासक हुए जो क्षत्रिय नहीं थे, लेकिन उस दौर में भारत के अधिकांश शासक क्षत्रिय थे। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं अपने पहले प्रश्न का उत्तर। इसके बाद बच्चों दूसरा प्रश्न है, प्रशासन का यह रूप आज की व्यवस्था से किन मायनों में भिन्न था? और ये प्रश्न आप देख सकते हैं आपकी पाठ्य पुस्तक के पेज नंबर 18 पर। आप अपनी पाठ्य पुस्तक के पेज नंबर 18 पर देखें, ठीक आपको इसी प्रकार का एक प्रश्न देखने को मिलेगा, और उत्तर में आप लिख सकते हैं बच्चों। उत्तर लिखेंगे, मध्यकाल में भारत में राजतंत्र कायम था। राजतंत्र में शासक वंशानुगत हुआ करते थे, अर्थात राजा का पुत्र ही राजा होता था। लेकिन आज की प्रशासनिक व्यवस्था लोकतांत्रिक है, जिसमें जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि ही शासन करते हैं। जनता के चुने हुए प्रतिनिधि ही सरकार का गठन करते हैं। मध्यकाल में जनता किसी भी राजा का न तो चुनाव कर सकती थी और न ही उसे हटा सकती थी। ठीक है, इस प्रकार से आप अपने दूसरे प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। तीसरा प्रश्न है बच्चों, मानचित्र 1 को देखें और वे कारण बताइए जिनके चलते ये शासक कन्नौज और गंगा घाटी के ऊपर नियंत्रण चाहते थे। और आप देख सकते हैं ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा आपकी पाठ्य पुस्तक के पेज नंबर 21 पर। उत्तर में आप क्या लिख सकते हैं बच्चों? उत्तर लिखेंगे, 8वीं सदी से लेकर 12वीं सदी के पूर्वार्ध तक कन्नौज भारत का राजनीतिक शक्ति का केंद्र था। कन्नौज उत्तर भारत के मध्य में स्थित था, इसलिए गुर्जर, प्रतिहार, पाल वंश और राष्ट्रकूट वंश के राजाओं ने लंबे समय तक कन्नौज के लिए संघर्ष किया, जिससे इन शासकों का कन्नौज पर नियंत्रण कायम हो सके। चूंकि इस लंबी चली लड़ाई में 3 पक्ष थे, इसलिए इतिहासकारों ने
प्रायः इसकी चर्चा त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में की है। आई बात समझ में। इसके बाद अगला है बच्चों चौथा प्रश्न, प्राचीन व मध्यकाल के राजाओं द्वारा कई तरह के दावे किए जाते थे। आपके विचार से ऐसे दावे उन्होंने क्यों किए होंगे? और ये प्रश्न आप देख सकते हैं बच्चों आपकी पाठ्य पुस्तक के पेज नंबर 19 पर। ठीक है, 19 नंबर पेज पर आप देखें, आपको इसी प्रकार का एक प्रश्न देखने को मिलेगा और उत्तर में आप लिख सकते हैं, कई प्रशस्तियों में शासक कई तरह के दावे करते थे। मिसाल के लिए सूरवीर विजयी योद्धा के रूप में समुद्रगुप्त ने अपने प्रशस्ति में वर्णन किया कि आंध्र, सैंधव, विदर्भ और कलिंग के राजा उनके आगे तभी धराशायी हो गए जब वे राजकुमार थे। इस तरह के दावे शासक अपने आप को सम्मानित और गौरवान्वित करने के लिए करते थे। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है बच्चों पांचवा, मानचित्र 1 को दोबारा देखिए और विचार विमर्श कीजिए कि चाहमानों ने अपने इलाके का विस्तार क्यों करना चाहा होगा। और ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा बच्चों आपकी पाठ्य पुस्तक के पेज नंबर 21 पर। ठीक है, उत्तर में आप लिख सकते हैं, चाहमान दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर शासन करते थे। उन्होंने पश्चिम और पूर्व की ओर अपने नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहा, जहां उन्हें गुजरात के चालुक्यों और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गहड़वालों से टक्कर लेनी पड़ी। चौहानों ने अपनी शक्ति को मजबूत करने के लिए और अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए अपने साम्राज्य में विस्तार करना चाहा होगा। आई बात समझ में। इसके बाद अगला प्रश्न है छठा, क्या आपको लगता है कि महिलाएं इन सभाओं में हिस्सेदारी करती थी? क्या आप समझते हैं कि समितियों के सदस्यों के चुनाव के लिए लॉटरी का तरीका उपयोगी होता है? और ये प्रश्न आप देख सकते हैं बच्चों आपको देखने को मिलेगा आपकी पाठ्य पुस्तक के पेज नंबर 27 पर। ठीक है, आप 27 नंबर पेज पर देखें। उत्तर में आप लिख सकते हैं, महिलाओं का सभाओं में भाग लेने का प्रमाण इतिहास के किसी साक्ष्य में नहीं मिला है। चोल प्रशासन के कुछ समितियों में ही सदस्यों का चुनाव लॉटरी से किया जाता था, बाकी सदस्यों का चुनाव प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा किया जाता था। कुछ समितियों के सदस्यों के चुनाव के लिए लॉटरी का तरीका सही है। इस प्रकार से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों यहाँ पर शुरू हो जाते हैं आपके लिए फिर पाठ के अंत में पूछे गए प्रश्न और उनके उत्तर। आपका पाठ जब पूरा हो जाता है तो उसके लास्ट में आप देखें, आपको कुछ प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो उनके उत्तर आप किस प्रकार से लिखेंगे आइए यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा, फिर से याद करें। ठीक है, और यहाँ पर पहला प्रश्न है बच्चों, जोड़े बनाओ। और किनके जोड़े बनाने आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा गुर्जर प्रतिहार, और इधर लिखा है पश्चिमी दक्कन, इधर लिखा है राष्ट्रकूट, इधर लिखा है पाल। यहाँ पर बंगाल, गुजरात और राजस्थान, यहाँ पर चोल और तमिलनाडु। तो इनको आपने सही क्रम में लगाना है बच्चों। कैसे आप इनका मिलान करेंगे आइए उत्तर में देख लेते हैं। उत्तर में आप लिखेंगे गुर्जर प्रतिहार के साथ आप मिलाएंगे गुजरात और राजस्थान। ठीक है, राष्ट्रकूट के साथ आप मिलाएंगे पश्चिमी दक्कन, पाल के साथ मिलाएंगे बंगाल। ठीक है, और चोल के साथ आप मिलाएंगे तमिलनाडु, और आपके सही जोड़े बन जाएंगे। ठीक है, इसके बाद दूसरा प्रश्न है बच्चों, त्रिपक्षीय संघर्ष में लगे तीनों पक्ष कौन कौन से थे? तो जानते हैं आप बच्चों, आपने अपने पाठ में पढ़ा होगा। नहीं जानते चलिए कोई बात नहीं, उत्तर में देख लेते हैं। उत्तर में आप लिखेंगे त्रिपक्षीय संघर्ष में लगे तीनों पक्षों के नाम, नंबर 1 गुर्जर प्रतिहार, नंबर 2 राष्ट्रकूट और नंबर 3 पाल। ठीक है, और आपका उत्तर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है बच्चों, चोल साम्राज्य में सभा की किसी समिति का सदस्य बनने के लिए आवश्यक शर्तें क्या थी? तो जानते हैं आप क्या थी बच्चों? उत्तर में आप लिख सकते हैं, चोल साम्राज्य में सभा की किसी समिति का सदस्य बनने के लिए निम्न शर्तें आवश्यक थी। नंबर 1, सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां से भू राजस्व वसूला जाता है। नंबर 2 लिखेंगे, उनके पास अपना घर होना चाहिए। ठीक है, नंबर 3 लिखेंगे, उनकी उम्र 35 से 70 के बीच होनी चाहिए। नंबर 4 लिखेंगे, उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए। नंबर 5 ईमानदार होना चाहिए। और नंबर 6 लिखेंगे बच्चों, उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है,
और आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला है यहाँ पर चौथा प्रश्न, चाहमानों के नियंत्रण में आने वाले 2 प्रमुख नगर कौन से थे? तो जानते हैं आप बच्चों कौन से थे? उत्तर में आप लिख सकते हैं चाहमानों के नियंत्रण में आने वाले नगर, और यहाँ पर नगरों के नाम में आप लिखेंगे नंबर 1 कन्नौज, नंबर 2 बनारस, नंबर 3 इंद्रप्रस्थ और नंबर 4 प्रयाग। ठीक है, और आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, आइए समझें। और पांचवा प्रश्न है बच्चों, राष्ट्रकूट कैसे शक्तिशाली बने? तो जानते हैं आप बच्चों कैसे बने शक्तिशाली? उत्तर में आप लिख सकते हैं राष्ट्रकूट शुरू में कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीन थे। 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग ने चालुक्यों की अधीनता से इनकार कर दिया। बाद में चालुक्यों को उसने हराया और अपनी सैनिक शक्ति में वृद्धि की। ठीक है, इस प्रकार से आप अपने 5वें प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। अगला है बच्चों छठा प्रश्न, नए राजवंशों ने स्वीकृति हासिल करने के लिए क्या किया? तो जानते हैं आप क्या किया बच्चों? उत्तर में आप लिख सकते हैं नए राजवंशों ने स्वीकृति हासिल करने के लिए निम्न कार्य किए, और नंबर 1 लिखेंगे राजा लोग नए राजवंशों को अपने मातहत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। ठीक है, नंबर 2 लिखेंगे अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर सामंत अपने आपको महासामंत, महामंडलेश्वर इत्यादि घोषित कर देते थे। नंबर 3 लिखेंगे कभी कभी वे अपने स्वामी के आधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का दावा भी करते थे। चौथा लिखेंगे उद्यमी परिवारों के पुरुषों ने अपनी राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया। ठीक है, इस प्रकार से आपके छठे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। 7वां प्रश्न है बच्चों, तमिल क्षेत्र में किस तरह की सिंचाई व्यवस्था का विकास हुआ? तो जानते हैं आप, आपने पाठ में पढ़ा होगा। उत्तर में आप लिख सकते हैं बच्चों तमिल क्षेत्रों में सिंचाई व्यवस्था का विकास निम्न प्रकार से हुआ, और नंबर 1 लिखेंगे प्राकृतिक झीलों से सिंचाई की व्यवस्था की गई। नंबर 2 अनेक नहरों को निर्मित किया गया। नंबर 3 कई तालाबों और हौजों को निर्मित किया गया। नंबर 4 लिखेंगे अनेक क्षेत्रों में नए कुएं खुदवाए गए। ठीक है, आपके 7वें प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। 8वां प्रश्न है बच्चों, चोल मंदिरों के साथ कौन कौन सी गतिविधियां जुड़ी हुई थी? तो जानते हैं आप, उत्तर में आप लिखेंगे चोल मंदिरों के साथ निम्नलिखित गतिविधियां जुड़ी हुई थी, और नंबर 1 लिखेंगे चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र बन गए। नंबर 2 लिखें ये शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। तीसरा लिखेंगे ये मंदिर शासकों और अन्य लोगों द्वारा दी गई भूमि से भी संपन्न हो गए थे। अगला लिखेंगे नंबर 4 मंदिर के लिए काम करने वालों में पुरोहित, मालाकार, बावर्ची, मेहतर, संगीतकार, नृतक आदि प्रमुख थे। ठीक है, 5वां लिखेंगे मंदिर सिर्फ पूजा आराधना का ही केंद्र नहीं थे, बल्कि आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी थे। आई बात समझ में? इस प्रकार से आप लिख सकते हैं बच्चों अपने प्रश्न का उत्तर, साथ साथ याद भी करते रहें। इसके बाद आइए विचार करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं 9वां प्रश्न है, मानचित्र 1 को दोबारा देखें और तलाश करें कि जिस प्रांत में आप रहते हैं उसमें कोई पुरानी राजशाहियाँ थी या नहीं, यानी कि राजाओं के राज्य थे या नहीं। ठीक है, उत्तर में आप लिख सकते हैं मानचित्र 1 का अध्ययन करने से ज्ञात होता है जिस राज्य में हम रहते हैं वहाँ इंद्रप्रस्थ नामक राजशाही स्थापित थी, जिसे हम दिल्ली के नाम से जानते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य राजशाही और वर्तमान प्रांत का नाम इस प्रकार से है, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं बच्चों राजशाही लिखेंगे, दूसरी तरफ लिखेंगे वर्तमान प्रांत का नाम। ठीक है, राजशाही के नीचे लिखेंगे नंबर 1 गुर्जर प्रतिहार, और यहाँ पर लिखेंगे गुजरात, पश्चिम मध्य प्रदेश। फिर लिखेंगे पाल राजशाही और इसके साथ लिखेंगे बंगाल और बिहार। उत्कल राजशाही लिखेंगे यहाँ पर उत्कल, और यहाँ पर लिखेंगे उड़ीसा। फिर लिखेंगे राजशाही के नीचे पूर्वी चालुक्य, और यहाँ पर लिखेंगे आंध्र प्रदेश। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर लिखें राष्ट्रकूट, यहाँ पर लिखें महाराष्ट्र, उत्तरी कर्नाटक। फिर लिखेंगे चोल और यहाँ लिखेंगे तमिलनाडु। फिर लिखेंगे चेर,
फिर यहाँ पर लिखेंगे केरल, ठीक है, और यहाँ पर पांड्य, और यहाँ पर दक्षिणी तमिलनाडु, ठीक है। और आपके 90वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। 10वां प्रश्न है बच्चों, जिस तरह के पंचायती चुनाव हम आज देखते हैं उनसे उत्तर मेरूर के चुनाव किस तरह से अलग थे। तो यहाँ पर आपको अंतर बताना है। उत्तर में आप लिख सकते हैं वर्तमान समय के पंचायत चुनाव और उत्तर मेरूर के चुनाव में अंतर। और सबसे पहले बच्चों हेडिंग डालकर लिखें वर्तमान समय के पंचायत चुनाव, और डैश करके लिखें नंबर 1 सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के द्वारा चुनाव, ठीक है। नंबर 2 लिखें मतदाता अपने पसंद के उम्मीदवारों को मत देता है, ठीक है। और इसी प्रकार से आगे लिखेंगे उत्तर मेरूर के चुनाव, और हेडिंग डालकर लिखें बच्चों नंबर 1 लॉटरी पद्धति द्वारा विभिन्न समितियों के सदस्य चुने जाते थे। दूसरा लिखेंगे चुनाव पूर्ण रूप से प्रत्याशियों के भाग्य पर निर्भर था, ठीक है। और आपका ये अंतर स्पष्ट हो जाएगा। आगे बच्चों यहाँ पर देखते हैं, आइए करके देखें। और 11वां प्रश्न है, इस अध्याय में दिखलाए गए मंदिरों से अपने आसपास के किसी मौजूदा मंदिर की तुलना करें और जो समानताएं या अंतर आप देख पाते हैं उन्हें बताएं। तो बच्चों इस प्रश्न का उत्तर आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अपने आसपास के किसी मौजूदा मंदिर की तुलना आपने करनी है। और चाहे आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। उत्तर लिखेंगे असमानताएं सबसे पहले हेडिंग डालकर लिखें इस अध्याय में दिखलाए गए मंदिर द्रविड़ शैली के स्थापत्य कला द्वारा निर्मित हैं, लेकिन वर्तमान के अधिकांश मंदिर बेसर शैली स्थापत्य कला द्वारा निर्मित हैं। बेसर शैली में द्रविड़ और नागर शैली का सम्मिश्रण होता है, ठीक है। और इसके बाद दूसरी हेडिंग डालेंगे समानताएं, ठीक है। और यहाँ पर लिखेंगे इन दोनों मंदिरों में समानता यह है कि इन दोनों मंदिरों के गर्भगृह में ही मूर्ति स्थापित होती है। आई बात समझ में। इसके बाद 12वां प्रश्न है बच्चों, आज के समय में वसूले जाने वाले करों के बारे में और जानकारी हासिल करें। क्या ये नगद रूप में है या वस्तु के रूप में या श्रम सेवाओं के रूप में। तो क्या लिखेंगे उत्तर बच्चों। उत्तर में आप लिख सकते हैं वर्तमान समय में प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर के रूप में कर वसूल किए जाते हैं। प्रत्यक्ष कर के रूप में आयकर, संपत्ति कर, उत्तराधिकारी कर, मृत्यु कर आदि, ठीक है। अप्रत्यक्ष कर के रूप में उत्पादन शुल्क, बिक्री कर आदि प्रमुख हैं। आगे लिखेंगे वर्तमान समय में सभी कर नगद अथवा चेक के द्वारा जमा किए जाते हैं तथा किसी भी कर का भुगतान वस्तु के रूप में अथवा श्रम सेवाओं के रूप में नहीं लिया जाता है, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से आप अपने प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। इस प्रश्न के उत्तर के साथ ही इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर समाप्त होते हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे। हर रोज इसी प्रकार कक्षा 7 सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत सभी विषयों के सभी पाठों के प्रश्न उत्तर जानने के लिए आप लगातार देखते रहें वीडियो, जुड़े रहें हमारे साथ। और यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, बेल आइकन भी दबा दें बच्चों, ताकि आपको आने वाली प्रत्येक पाठ की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में नए पाठ के कुछ नए प्रश्न उत्तरों के साथ।